ये सारी बुक्स देखकर कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। जितने मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट है वो इन बुक्स से बड़े फैमिलियर होंगे। चलो आज मैं तुम्हें कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ, और ये इसमें जो चीज़ है वो तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। पता है मुझे क्या लगता है, तुम देखते होगे हर बार एक पीडीएफ आती है, पीडीएफ में कुछ 900 950 लोगों के नाम आ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि इतने लाख लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और होगा उसमें से 70% मैं ये भी बात मानता हूँ कि बेकार लोग हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसकी बातों से लगता है, उसकी पर्सनैलिटी से लगता है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। उसके पीछे एक वजह होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो नॉलेज का या विजडम का गेम नहीं होता। एग्ज़ाम केवल और केवल पर्सपेक्टिव का गेम होता है, स्ट्रैटेजी का गेम होता है। एग्ज़ाम तुम्हारे विजडम को टेस्ट नहीं करता है, तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है। उसे केवल इतना मतलब है कि जो मेरी डिमांड है, जो भी उस डिमांड को फुलफिल करेगा उसी का सिलेक्शन हो जाता है। और ये मैं तुम्हें बड़े अच्छे एग्जाम्पल से देना चाहता हूं, जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये एक फंडामेंटल राइट का मैं चलो पार्ट उठाता हूं केवल, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। यूपीएससी में अगर तुम देखोगे, अगर मैं लक्ष्मीकांत उठाता हूं, लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 7 जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये चैप्टर नंबर 7 पे जो बात कर रखी है कि इसमें कितने 35 शायद पेजेस हैं कुछ। एक मिनट में देख के बताता हूँ, इंडेक्स कहाँ चला गया, ये रहा। 32 पेज हैं। ये मेरे पास शायद 7th एडिशन की बुक है। डीपीएसपी के 11 पेज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 5 पेज हैं। तो लक्ष्मीकांत में इतना ज़्यादा वेटेज फंडामेंटल राइट्स को दे रखा है। लेकिन तुम अगर क्वेश्चन उठा के देखते हो मेंस के, जो कि प्रीवियस ईयर आ रखे हैं, कितने क्वेश्चन हैं 2011 से लेकर अभी तक के, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, फिर भी इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 7 क्वेश्चन आना भी बड़ी बात होती है। पूछा क्या है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 सेक्शन 66A IT एक्ट 2013 का क्वेश्चन है। आर्टिकल 19 क्लीन इन्वायरमेंट, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, उससे रिलेटेड जजमेंट। लेटेस्ट जजमेंट राइट टू प्राइवेसी पर, और राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस जो कि आर्टिकल 19 है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो उसके ऊपर वो पूछा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगेन आर्टिकल 19 के ऊपर पूछा है। हेट स्पीच रिलेटेड। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, DNA टेस्टिंग, उसके रिलेटेड पूछा गया है। तो ये समझ में हमें क्या आया कि यहाँ पर जो भी आर्टिकल 21 रिपीट हुआ, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, और इसमें भी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल के 2 क्वेश्चन आए 21 के, और दोनों ही राइट टू प्राइवेसी से आए। क्लीन इन्वायरमेंट से आया, वो भी आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 19 और सेक्शन 66A रिलेटेड आया। यहाँ पर भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। क्या समझ में आया? जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने फंडामेंटल राइट के अभी मैंने पढ़ के तुम्हें बताए, ये सारे क्वेश्चन से तुम्हारी समझ में क्या चीज आती है? इसकी थीम केवल एक है, आर्टिकल 21, 20 और आर्टिकल 19। ये 2 आर्टिकल फंडामेंटल राइट में से बार बार आए हैं, और उनमें से भी क्या चीज आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तुम्हें इन दोनों आर्टिकल की पता होनी चाहिए अलग अलग पर्सपेक्टिव में। जैसे कि क्लीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे DNA टेस्टिंग चाइल्ड वाली उससे रिलेटेड है, पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, और आर्टिकल में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हेट स्पीच रिलेटेड, उसकी भी तुम्हें जजमेंट कुछ पता होनी चाहिए। मूवमेंट एंड रेसिडेंस, ये एब्सोल्युटली राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसकी भी तुम्हें जजमेंट वगैरह और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आर्टिकल हैं वो पता होनी चाहिए। राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड तुम्हें जजमेंट पता होनी चाहिए। और क्या कि वो क्लीन इन्वायरमेंट वाला ये वो, यानी कि 2 आर्टिकल बार बार रिपीट हुए हैं, और आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी बार बार रिपीट हुआ है, और उन सब की तुम्हें जजमेंट पता होनी चाहिए, बस इतना सही है। और तुम आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पूरा पढ़ते हो। अब तुम इसके ही अगर फंडामेंटल राइट के ही अगर तुम प्री के भी क्वेश्चन उठाते हो, तो उसमें भी तुम्हें यही 2 आर्टिकल बहुत ज़्यादा बार आते हुए रिपीट होते हुए दिखेंगे। राइट टू प्राइवेसी बहुत बार रिपीट होता है, आर्टिकल 21 और 19 बहुत बार रिपीट होते हैं। मतलब कि बेसिक सा एक फ्रेमवर्क बनाओ अपना। पढ़ना सारे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज किसे देनी है और किस तरीके से पढ़ना है, कि मतलब एक नॉर्मल ओवरव्यू तो पता होना चाहिए, प्लस जजमेंट, तो वो तुम्हारा मेंस का भी काम करेगा। और प्री में भी ज़्यादातर यही आ रही हैं।
पॉलिटी का अगर तुम प्री उठा के देखोगे, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और जो इनके जैसे कि CM PM और कॉम्स होती है वो सारी चीज़ें, और एक फंडामेंटल राइट। ऐसी 4-5 मेजर थीम है जो कि प्रीलिम्स में बार बार रिपीट होती हैं, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और मेंस में भी तुम देख सकते हो इनकी किस चीज़ की कितनी वेटेज है। अगर मैं तुम्हें पूरा निकाल के भी बताऊं, पिछले ये जो 2011 से लेकर के अभी तक का बताऊं 15-16 सालों का बायलैटरल रीजन, चलो ये तो IR हो गया, मैं तुम्हें केवल और केवल इसी का बताता हूँ, पॉलिटी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्रिकल अंडरपिनिंग एवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट, मतलब कि बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए। 16 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब कि हर साल में तुम एक क्वेश्चन मान सकते हो। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन और स्टेट के ऊपर 14 क्वेश्चन वो आ रखे हैं। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, 13 क्वेश्चन वो आ रखे हैं। अब डेवोल्यूशन ऑफ पावर, स्टेट, फाइनेंशियल, लोकल लेवल्स पे 8 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है लेकिन चलो ठीक है। कंपैरिजन करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विद डिफरेंट कंट्रीज, 7 क्वेश्चन आ रखे हैं। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो सारी चीज़ें, 11 क्वेश्चन वो आ रखे हैं। सिलियंट फीचर ऑफ द RPA, 10 क्वेश्चन। अब मुझे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर उठानी होगी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, 13 क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नॉर्मल से वही अंडर हिस्ट्रिकल अंडरपिनिंग्स, वो सारी चीज़ें, 16 क्वेश्चन वो आ रखे हैं। स्टेट और यूनियन का 14 क्वेश्चन वो हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, 13 क्वेश्चन। 5 मेजर क्वेश्चन उठाकर भी तुम 60% से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो। तो पहले उन चीज़ों को कवर करो जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और ये केवल एक चीज़ का एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें मैं इससे भी ज़्यादा दे सकता हूँ। ये जो नोट्स है ना, ये मैंने 1 महीने में तैयार करे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। और जब मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये पूरी ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, सब कुछ कंप्लीट है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, ये देखो आधी जो रजिस्टर है वो खाली है, इतने में है। और इसमें भी प्रिंटेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में भी है। इसमें भी चलो मैं तुम्हें कुछ थीम बता देता हूँ। अब जैसे कि तुम अगर कोई बुक उठा के देखोगे, जो कि बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली जो किताबें होती हैं उन्हें उठा के देखोगे, उनमें 5 से 6 चैप्टर स्टार्टिंग के मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री है उसके होते कि कैसे कैसे बाहर से यूरोपियंस आए, उनकी कंपनी स्टेबलाइज हुई, मुगल कैसे डिक्लाइन करे। अब तो मुझे ये बताओ, इतना जो तुम टाइम लगाकर पढ़ोगे, लगभग 50 से 60 पेजेस, तुम्हें कम से कम 2 दिन लग जाएंगे 50 से 60 पेजेस करने में। वो जो तुम करोगे उसका वेटेज कितना है, प्री या मेंस में उसमें कितने क्वेश्चन कब कब आ रखे हैं, तो तुम्हें मिलेगा एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं है, एक भी। मुश्किल से एक अगर कहीं मिल भी गया तो वो अलग बात है, लेकिन जिसकी वेटेज है नहीं उसमें इतना टाइम क्यों लगाना है। अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ सीधे, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम मॉडर्न बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, अशोका ये सब महाजनपद बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, वो दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट वेट। ओके, ये बौद्धिज्म, जैनिज्म, बहुत बहुत छोटे, मैंने 2-2, 3-3 पेजेस के नोट्स बना रखे हैं। महाजनपद बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तगड़े तगड़े नोट्स बना लेते हो, उससे कितने क्वेश्चन मेंस और प्री में आ रखे हैं। केवल एक क्वेश्चन उसमें से अभी रिसेंटली प्री में आया था, और वो ये है, बस 1 पेज की डिटेल है। मतलब कि क्वेश्चन ये था, कौशला और उससे रिलेटेड जो नदी थी वो बतानी थी, कौशला, अवंती, कम्बोज और असमाक, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए थी। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन था, थोड़ी बहुत 1 पेज में ये पूरी डिटेल इसकी मैंने लिख रखी है। यहाँ से फिर बौद्धिज्म, जैनिज्म चालू हो चुका है। अब बौद्धिज्म, जैनिज्म में भी मैं तुम्हें सबसे अच्छी एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी फैक्चुअल डिटेल बहुत आती हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ठीक होगा। लेकिन वो जो गलत ऑप्शन है वो भी हमें पता होने चाहिए, और उनसे रिलेटेड ही थीम अगली बार पेपर में आ जाती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। ये देखो सब कुछ वहीं पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
उन्हीं के जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर सारी चीज़ें लिख रखी हैं। एक एक पेज के ये नोट्स हैं, इसमें पूरी मतलब जो एक बेसिक डिटेल बौद्धिज्म की होती है, फैक्चुअल और फिर फिलोसफिकल बौद्धिज्म का, वो पूरा एक पेज में है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल, और ये सारी वो हैं जो मतलब कि प्री ओरिएंटेड है, और इसमें से एक चीज़ बहुत बार रिपीट है, इसलिए तुम्हें ये देखने में ज़रूर बड़ा लगेगा पर पढ़ने में ये बिल्कुल भी नहीं है। और चलो और दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। चलो ये ले लो, ये है अपना वैदिक और लेटर वैदिक एज। अब यहाँ पर जब तुम देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये बहुत छोटा मैंने लिख रखा है कि 2 पेजेस में पूरा खत्म। और वो खत्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही उसके क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने। 2 क्वेश्चन मेंस में आए, सोसाइटी इकोनॉमी बतानी थी वैदिक और लेटर वैदिक में, उनमें क्या डिफरेंसेस थे। एक पहले क्वेश्चन आया था कि वैदिक जो सोसाइटी और रिलीजियन था वो आज की डेट में भी उसका क्या सिग्निफिकेंस है। 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब कि सिंपल बात इतनी है कि अगर मैं सोसाइटी लिख दूं, सोसाइटी इकोनॉमी, इनके 4-4 5-5 पॉइंट लिख के याद कर लूं, दोनों का कंपैरिजन करके, हो गया मेरा काम। और एंशिएंट जैसे प्री है तो प्री में क्या चीज़ आ रखी है, तो वो चीज़ जो प्री के क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, और वहीं पे लिख भी रखा है कि प्री में कैसी कैसी चीज़ें आ रखी हैं। वही अपने नोट्स में भी है। अब इससे बाहर थीम आती नहीं है, जो 15 सालों से थीम चली आ रही। तुम अगर 10 साल के भी क्वेश्चन देखोगे वो भी बहुत होते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है, जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं, अगर तुम 2017 से लेकर के अभी तक के क्वेश्चन देख लोगे, प्री और मेंस के दोनों के, तो समझ में आ जाता है। और क्वेश्चन को कभी ऐसा मत करना कि तुम गए, जैसे पॉलिटी तुमने उठाई, पहले तुमने पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर हिस्ट्री के पढ़ लिए, नहीं। जब तुम जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, मतलब नोट्स उसके बना रहे हो, उसी टाइम पे फंडामेंटल राइट के प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चन पढ़ोगे कि कैसे आते हैं। तुम्हें लगता है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मुझे हो गया, अब मैं फिर बाद में नोट्स बनाऊंगा और अपनी स्टडी करूंगा, वो नहीं हो पाता है। तुम्हें याद ही नहीं रहता कि आया क्या था। तो जब जौन सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि हिस्ट्री में तुम बौद्धिज्म जैनिज्म पढ़ रहे हो, तो बौद्धिज्म जैनिज्म के उतने ही टाइम में जाके प्री और मेंस के देख लिए कि कैसे क्या क्वेश्चन आए थे। और एक बार नहीं, जब तक वो टॉपिक तुम्हारा चल रहा है, जब तक तुम नोट्स बना रहे हो, बार बार तुम्हें वो चीज़ देखनी है, जिससे कि वो टॉपिक तुम्हें अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उसकी डिमांड को तुम पूरे कर पा रहे हो। स्ट्रेटेजी ये होती है बस, और वो तुम्हें पता पड़ती है उनकी सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसीलिए यूपीएससी अगर करना है तो वो दोनों चीज़ों को तुम अच्छी तरीके से डीपली एनालाइज करो, तो वो तुम्हारे समझ में आएगी। थोड़ी अपनी स्टोरी बताता हूँ। ये इतनी ज़्यादा ये किताबें देख रहे हो, यहाँ पर ये किताबें देख रहे हो, पीछे भी मेरे यहाँ पर ये नोट्स वगैरह रखे हैं। तो ये बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, एनसीईआरटीज़ 6 से लेकर के 12th तक 4-5 बार, एडवांस बुक 2 से 3 बार 4 बार, और ये महात्मा गांधी की तो ऐसी पढ़ ली थी शौक में। इन बुक से होता ये है कि तुम्हें एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाता है, तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाते हैं, पर इनसे तुम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स कहाँ गई लक्ष्मीकांत, इतनी मोटी मोटी, रमेश सिंह ये रही, और तुम्हारी स्पेक्ट्रम ये रही किताब, इतनी मोटी किताबें तुम पे कैसे पढ़ी जाएंगी बार बार। तो बेसिक पॉइंट ये है कि एक टॉपिक तुम उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और क्या पूछा है उसके अपने 2 से 3 पेजेस के नोट्स बना लो। अभी तुम्हें एक बढ़िया टिप्स देने वाला हूँ नोट्स मेकिंग के लिए। ये जो तुम देख रहे हो, इसमें कुछ नहीं, बस जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं पूरे, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये ज्योग्राफी के भी, क्योंकि मैंने कंप्लीट करी थी तो वो अंडरलाइन कर रखी है सर, कि ये ऊपर उसका वो जो भी सिलेबस है वो है, नीचे PYQs है। तो ये चीज़ें जब तुम्हें पता होती हैं तो नोट्स बड़ी आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि एक टॉपिक मान लो वुमेन है, तुम सोसाइटी में गए, तुमने देखा कि वो GS पेपर 1 में वुमेन से रिलेटेड क्या क्या थीम आ रखी हैं, तुमने वो सारी थीम लिख ली। जैसे कि अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, वुमेन्स को हम इकोनॉमी में कैसे जोड़ें, वुमेन्स को हम सोसाइटी में कैसे जोड़ें, एम्पावरमेंट कैसे करें, स्कीम्स वगैरह जैसी भी कुछ भी हैं। तो ऐसे तुमने 5-6 थीम्स, पूरी जितने भी प्रीवियस ईयर थे उनसे सारी थीम निकाल के लिख ली। उन्हीं थीम्स के हर एक थीम के 5 से 6 पॉइंट तुम लिखते गए। एक तुमने कॉन्क्लूजन बना लिया, एक तुमने इंट्रोडक्शन बना लिया, मतलब कि इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन और बॉडी तुम्हारी पूरी तैयार है। अब जब तुम पेपर में वो लिखने के लिए जाओगे तो तुम्हारे पास एक टेम्पलेट पहले से बनी रखी है, और जब ये सारी तुम्हारी मेन सेंस
प्री की तैयारी दोनों मिलाकर 5 महीने में हो जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, प्री की प्रैक्टिस करो, दबा के करो। अपना साथ में ऑप्शनल अलग से करते चलो, 3 से 4 महीने ऑप्शनल के आराम से लग जाते हैं। इस तरीके से जब तुम करोगे, जितनी भी प्रीवियस ईयर में उस एक थीम से रिलेटेड सब थीम आ रखी हैं, वो सारी सब थीम तुमने लिखी, उसके 5 से 6 पॉइंट लिखते गए और फिर उसे जो तुम्हारा करंट अफेयर है उसके साथ जोड़ते गए, आराम से हो जाएगा। अपनी जो प्रोसेस है ना उसे सिंपल बनाओ। ये कोई बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री से वो बना के दे देते हैं। अब ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये बिल्कुल भी बल्कि नहीं है। मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट के नोट्स 150 से 200 पेजेस में बनने चाहिए। फिर तुम जब उन्हें बार बार रिवाइज करते हो तो तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी आराम से आ जाएगी कि एक सब्जेक्ट को एक दिन में तुम रिवाइज कर लो, 5 से 6 घंटे लगाकर रिवाइज कर लो बस। और यही जो चीज़ है ना, ये तुम्हें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। ज़्यादा प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हो जाके। यही था जो तुम्हें बताना था कि बड़े आराम से करो, धीरे धीरे करो और सही डायरेक्शन में करो। सही डायरेक्शन में करोगे तो हो जाता है। और अगर तुम नॉलेज के पीछे जाते हो तो नॉलेज मिल जाती है, लेकिन पेपर नहीं हो पाएगा।